वेलकम टू यज्ञा इन्वेस्टमेंट एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ कंपनी जिसने 3 अलग अलग फेजेस देखे विच आर वेरी इंटरेस्टिंग टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड। यहाँ से हम समझते हैं कि एक कंपनी अपनी कमबैक अपने सेक्टर में किस तरह से कर सकती है। इस कंपनी की फर्स्ट फेज चालू होती है फ्रॉम द ईयर 1954 टू 1993। द नेक्स्ट एक स्ट्रगलिंग फेज आती है कंपनी की फ्रॉम 1993 टू अराउंड 2005-2006 एंड 2005-06 के बाद कंपनी अपनी थर्ड स्टेज में एक ऐसी कमबैक करता है जहां पर वो अपने मार्केट में वापस एक डोमिनेंट प्लेयर बन जाता है। सो जी हाँ, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वोल्टास की, वोल्टास लिमिटेड। तो वोल्टास लिमिटेड की शुरुआत समवेयर अराउंड 1954 में हुई थी, जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई बाय टाटा ग्रुप विद अ जॉइंट कोलैबोरेशन विद वोलकार्ट ब्रदर्स। वोल्टास ये एक टाटा ग्रुप कंपनी है, अल्दो नाम से ये बहुत अपैरेंट नहीं है कि ये टाटा ग्रुप कंपनी है। इसका रीजन ये है कि 1954 में जब ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी तब ये कोलैबोरेशन था बिटवीन टाटा ग्रुप एंड वोलकार्ट ब्रदर्स। इस तरह से वोल एंड टास, टाटा का टास, यहां से इसका नाम वोल्टास लिमिटेड ऐसा पड़ा था। वोलकार्ट ब्रदर्स जो थे, देवर पायनियर्स इन मॉडर्न कमोडिटी ट्रेडिंग। देवर अ वेरी वेल नोन नेम इन द एशियन मार्केट, जहां पर उनका बहुत अच्छा प्रेजेंस था, बहुत अच्छा नेटवर्किंग था। एंड इसी कंपनी का एक इंजीनियरिंग एंड इंपोर्ट डिवीजन था जिसको टेक ओवर किया था इस कोलैबोरेशन ने ऑफ टाटा एंड वोलकार्ट ब्रदर्स। सो जब वोल्टास ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तब दे डिड नॉट केटर जस्ट टू द एयर कंडीशनिंग बिजनेस, जहां पर हम सबसे ज्यादा इस ब्रांड को जानते हैं, बट दे वर ऑल्सो इन रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, माइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स। सो देवर इन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव थे एंड यहाँ पर इंजीनियरिंग जो लगती थी इस बिजनेस को वो बहुत ज्यादा थी। आज भी contrary to what a lot of people think, Voltas सिर्फ एक AC कंपनी नहीं है। Today also they have their presence in a lot of sectors like turnkey projects, textile machinery and mining equipments as well. In the early years of this company, Voltas सिर्फ ये engineering divisions में नहीं था, इसके अलावा वो pharma, vitamins and beverages जैसे businesses में थे। इस वीडियो में आगे बने रहिए to know what happened to these businesses because these businesses are not carried out by Voltas anymore. So अब हम बात करेंगे उस main division की जिसके लिए Voltas is known for, that is the air conditioning. इंडिया का फर्स्ट एवर रूम एसी जो था वो वोल्टास ने ही बनाया था एंड वोल्टास का फ्रॉम 1954 अंटिल 1993 बहुत बड़ा मार्केट शेयर रहा इन द इंडियन एयर कंडीशनिंग बिजनेस, जहां पर उनका मार्केट शेयर एक टाइम पे 40% तक पहुंच गया था बाय अर्ली 1990s। इसका एक की रीजन ये था कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ नहीं था, सो एनी फॉरेन प्लेयर कुड नॉट एंटर द इंडियन मार्केट्स दैट इजीली। सो इसका एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी को उस समय हुआ था। अगर हम 1970s 1980s की बात करें तो ऑर्गेनाइज्ड एयर कंडीशनिंग बिजनेस में बहुत ही गिने चुने प्लेयर्स थे। वोल्टास के अलावा यहाँ से ब्लू स्टार था, देयर वाज फेडर्स लॉयड एंड देयर वाज आर्को। एयर कंडीशनिंग एज अ होल ही एक बहुत बड़ा मार्केट उस समय नहीं होता था। एयर कंडीशनिंग जितनी भी यूज होती थी दैट वाज मेनली केटरिंग टू ऑफिसेस एंड कॉर्पोरेट्स। पर्सनल यूज के लिए एयर कंडीशनिंग वाज नॉट अ वेरी बिग थीम इन दोस डेज बिकॉज कंसीडरिंग द कॉस्ट्स टू ओन एन एसी इन दोस टाइम्स, इंडिया की इकोनॉमिक पोजीशन वैसी नहीं थी कि अ लॉट ऑफ पीपल कुड अफोर्ड इट। एंड लाइक आई सेड, फॉर द फर्स्ट 40 years of its existence, वोल्टास ने बहुत अच्छे से मार्केट शेयर डोमिनेट किया अंटिल द ईयर 1992, जो सिर्फ इस कंपनी की हिस्ट्री में नहीं, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा ईयर था जब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इंडिया में हुआ। We have to harness all our latent resources for a second industrial revolution and a second agricultural revolution. और यहां शुरू होता है सेकेंड फेज ऑफ दिस कंपनी, जहां पर 1992 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद कंपनी का शुरू हुआ एक स्ट्रगलिंग फेज। जस्ट बिफोर दिस 1992 रिफॉर्म्स, इंडिया की जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन थी वो ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक रिसेशनरी फेज से इंडिया जा रही थी एंड इंडिया के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास जो भी फंडिंग थी वो कहीं ना कहीं खत्म होते जा रही थी। इससे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स तो बहुत सारे थे लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट्स भी बहुत सारे थे जो वोल्टास के एग्रीकल्चर बिजनेस में भी देखने मिल रहे थे, जहां पर एक मेजर इनकम गवर्नमेंट के सब्सिडीज से आता था। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था तो ऑब्वियसली इस डिवीजन को रन होने में बहुत दिक्कतें आ रही थी। जब फॉरेन कंपनीज के लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद इंडिया के गेट्स खुले, सो अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज एंटर्ड दिस मार्केट। यूएस जायंट कैरियर ने बहुत लार्ज स्केल पे इंडिया के ऑपरेशंस चालू किए। इसके अलावा LG, सैमसंग, नेशनल, इलेक्ट्रोलक्स, वर्लपूल, ये सारे कंपनीज अपने न्यू रेंज ऑफ एसीज के साथ इंडियन मार्केट्स में एंटर होने लगे। ये सारे नए कंपनीज कॉस्ट साइड पे ज्यादा इफेक्टिव तो थे ही, इसके अलावा ये रिटेल एयर कंडीशनिंग मार्केट को एक सीरियस सेगमेंट कंसिडर कर रहे थे जो वोल्टास ने अब तक कभी नहीं किया था। इसी के साथ सारे प्रॉब्लम्स वोल्टास के बाकी डिविजन्स में भी आने लगे एंड इसी वजह से इन 1993 दे हैड टू एग्जिट देयर फार्मा एंड बेवरेज बिजनेस टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर की वर्टिकल्स ऑफ देयर बिजनेस। ईयर 2000 तक वोल्टास को एग्जिट करना पड़ा उनका रेफ्रिजरेशन बिजनेस
बिजनेस, उनका व्हाइट गुड बिजनेस एंड ऑल्सो द वॉशिंग मशीन बिजनेस। इवन एयर कंडीशनिंग के मार्केट में वोल्टास वॉज नाउ एट नंबर 6 फ्रॉम अ क्लियर लीडरशिप पोजिशन जस्ट 10 years ago। चलिए नंबर्स के बेसिस पे बात करते हैं। FY95 में कंपनी का टर्नओवर था 811 करोड़, वहां से FY2000 तक ये टर्नओवर सिर्फ इंक्रीज हुआ बाय 7% एनुअली, जबकि पूरा मार्केट बहुत ज्यादा पेस पे ग्रो कर रहा था। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, FY95 में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी समवेयर अराउंड 22 करोड़, वो डिक्लाइन हो गई टू जस्ट 5 करोड़ इन FY2000। ये एक टाइम था वोल्टास को इंट्रोस्पेक्शन करने का। वोल्टास के राइवल्स ना ही इकोनॉमिकली बेटर एसीज ऑफर कर रहे थे, बट वो टेक्नोलॉजिकली एंड फीचर्स ओरिएंटेड एसीज थे, जबकि वोल्टास ने कभी भी रिटेल सेगमेंट को सीरियसली लिया ही नहीं था एंड उनके सारे राइवल्स ने इस सेगमेंट में बहुत अच्छे इनरोड्स कर लिए थे। नाउ द टाटास हैड अ टास्क ऑन देयर हैंड। उन्हें ये डिसाइड करना था कि उन्हें ये सेगमेंट भी एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर उन्हें मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहिए, कॉस्ट बेटर ऑप्टिमाइज करना चाहिए और एक कमबैक करना चाहिए इस सेगमेंट में। ये हमें लाता है कंपनी के थर्ड फेज में, विच स्टार्ट्स समवेयर अराउंड 2005। टाटास के एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ग्रुप ने ये डिटेल स्टडी की ऑफ द एयर कंडीशनिंग मार्केट एंड उन्होंने एक पाथ स्ट्राइक आउट किया जहां से कंपनी वापस एक न्यूअर हाइट्स पर पहुंच सके। फोकस हो गया था टू मेक वोल्टास फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कंपनी टू अ मार्केटिंग कंपनी। कंपनी ने चॉकआउट किए प्लान्स दैट वुड एड्रेस एवरी फैसेट ऑफ द कंपनी, वेदर इट वाज कॉस्ट्स, प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांडिंग एंड द चैनल। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द कॉस्ट साइड। वोल्टास ने रियलाइज किया कि इट वुड बी बेटर इफ दे कोलैबोरेट विद प्लेयर्स हु हैव द एक्सपर्टीज इन दिस सेगमेंट। इसीलिए कंपनी ने कोलैबोरेशन किया विद फेडर्स यूएस, which had a very good market share in the US markets, जहां पर कंपनी ने अंडरस्टैंड किया कि कैसे इस कंपनी से कोलैबोरेशन करने के बाद वो एक लो कॉस्ट मॉडल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फेडर्स के पास थी अच्छी टेक्नोलॉजी एंड नो हाउ फ्रॉम देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द यूएस एयर कंडीशनिंग मार्केट, जिसका फायदा वोल्टास ने लेना चाहा। वहीं जहां बात प्रोडक्ट की आती है तो यहां पर वोल्टास ने काफी कुछ इनोवेशंस किए। उन्होंने कुछ की फीचर्स लाए जैसे प्योरिफिकेशन फिल्टर्स, आयोनाइजर्स टू किल बैक्टीरिया एंड एन इकोनॉमी मोड जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सेव हो सकती थी। ये सारी चीजें प्रूव पिवटल टू ग्रैब द पब्लिक अटेंशन रिगार्डिंग ओनिंग एन एयर कंडीशनर। 2001 से 2004 तक कंपनी ने 74 न्यू ऑफरिंग्स इंट्रोड्यूस की, जिसमें से सबसे पिवटल था 1.5 टन एसी, जो आज भी इस सेगमेंट में एक स्टेपल प्रोडक्ट है। आप चाहे जितनी इनोवेशन लाओ, कॉस्ट एफिशिएंसी लाओ, अगर आपका प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचता तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये कंपनी ने अच्छे से पहचान लिया था। वोल्टास ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई जो डीलर फ्रेंडली तो थी, बट दे ऑल्सो डिमांडेड हाई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ डीलर्स के लिए कंपनी ने अलग से फंड्स एलोकेट कर रखे। कंपनी ने अपने डीलर्स को इंसेंटिव्स एंड सब्सिडीज भी दिए एंड इसके अलावा क्रेडिट एक्सटेंशन स्कीम्स भी दी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्विसिंग की। सर्विसिंग ये एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कई कस्टमर्स का ये मानना है कि उनका डिसीजन अबाउट बाइंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ एसी इसी पर डिपेंड करता है कि उनकी आफ्टर सेल सर्विस कितनी अच्छी है। वोल्टास अब तक इस सेगमेंट में डायरेक्ट सर्विसिंग करता था, यानी किसी भी कस्टमर के पास अगर कोई फॉल्ट आए तो उसके रिपेयर वर्क करने के लिए वोल्टास के खुद इंजीनियर्स जाते थे। कंपनी ने इसी रिस्पांसिबिलिटी को शिफ्ट किया ऑन देयर डीलर नेटवर्क। डीलर को ये रिस्पांसिबिलिटी दी जाने की वजह से कंपनी अपना वर्कफोर्स ट्रिम कर सका एंड डीलर पे थोड़े और रिस्पांसिबिलिटीज डाल सका। कस्टमर सर्विस के लिए वोल्टास ने कुछ की गाइडलाइंस रखी विद देयर डीलर नेटवर्क, जहां पर थे कस्टमर इंटरेक्शन गाइडलाइंस, सर्विसिंग किट्स कैसे होने चाहिए, सर्विसिंग यूनिफॉर्म कैसे होना चाहिए। ये सारी चीजों पर कंपनी ने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था। इसके अलावा कंपनी ने अपना डीलर नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेटेड रखा। अब वोल्टास और उनके डीलर्स की रिलेशनशिप काफी सिंपल थी। There are high standards to follow, but if you follow them, you will be rewarded very well. But if you don't follow, तो आपकी डीलरशिप वापस ली जाएगी। अब हम बात करते हैं ब्रांडिंग की। किसी भी कस्टमर फेसिंग बिजनेस के लिए कस्टमर्स के माइंड में प्रोडक्ट की एक इमेज बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी नए कंपनीज आ रहे थे इन द एयर कंडीशनिंग मार्केट, दे ब्रॉट अ फ्रेशनेस जिससे कस्टमर्स एसोसिएट कर रहे थे। वेयरएज वोल्टास की इमेज ऐसी थी कि एक पुरानी कंपनी है जो एक आउटडेटेड प्रोडक्ट बेच रही है। इसी इमेज को वोल्टास को चेंज करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके सामने था। वोल्टास ने अपने एड एजेंसीज चेंज किए। जो भी नए एंड इनोवेटिव फीचर्स वो अपने प्रोडक्ट में डाल रहे थे, उन्हें लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा एफर्ट लिया जाने लगा। इंटेलिजेंट एसी, इंडिया का एसी, ऐसे टैगलाइंस यूज करने के अलावा द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड रोपिंग इन अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज लाइक शाहरुख खान as brand ambassadors. The company was also taking a lot of effort to let people know through their ads that Voltas was actually a Tata product. टाटा ग्रुप का ऑलरेडी बहुत अच्छा नेम था विद इन अ लॉट ऑफ सेगमेंट्स इन द इंडस्ट्री एंड वोल्टास ने भी सोचा कि क्यों ना इस ब्रांड को हम लेवरेज करें इन दिस सेगमेंट ऑल्सो। ऑन द एडवर्टाइजमेंट साइड यू माइट रिमेंबर अ कैरेक्टर कॉल्ड मूर्ति जो वोल्टास के एड्स में आता था।
who represented a common man जिसके घर में कुछ unwanted guests आए हैं, and how using a Voltas AC वो इस situation को handle करता है. Some of these ads struck a chord with the common public. इन सारी चीज़ों का रिजल्ट क्या था? 2001 में वोल्टास का मार्केट शेयर was hardly 6 to 7%. 2005 तक ये हो गया 10%. 2010 तक ये हो गया 15%. By 2013, Voltas was again the number one player in the Indian AC market with an 18% market share. As of June 2022, Voltas का market share is 26% in India's air conditioning market. ये तो हो गई इस कंपनी की हिस्ट्री के बाद. अब आप सोच रहे होंगे हिस्ट्री तो ठीक है, अब इस कंपनी इन्वेस्ट करे या नहीं ये बताओ. सो अगर हम एयर कंडीशनिंग सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में अभी भी मार्केट पेनिट्रेशन इज वेरी लेस. 80% ऑफ द इंडियन हाउस होल्ड्स हैव पेनिट्रेशन ऑफ द सीलिंग फैन, लेकिन एयर कंडीशनिंग का पेनिट्रेशन अभी भी इज लेस देन 10%. सो ऑब्वियसली यहाँ पर स्कोप फॉर ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा है, एंड विद राइजिंग इनकम लेवल्स दिस केटर्स वेरी वेल टू द एयर कंडीशनिंग मार्केट ऑफ इंडिया. लेकिन अगर हम बात करें वोल्टास की एंड देयर नंबर्स फॉर द लास्ट 3, 5 एंड 10 years, तो यहाँ पर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स हैव नॉट बीन ग्रोइंग वेरी वेल. दे हैव बीन इन द लोअर सिंगल डिजिट्स. इस सेगमेंट में सीजनैलिटी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, एंड वोल्टास के अदर डिविजन्स भी है जो कई बार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ड्रैग डाउन कर लेते हैं. वहीं अगर हम गवर्नेंस की बात करें तो टाटा ग्रुप कंपनीज में दिस यूजुअली इजंट अ मेजर कंसर्न. Whereas on the valuation perspective, कंपनी का स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है समवेयर अराउंड अ PE ऑफ 60, जो उसके मीडियन 5 year एंड 10 year PE से थोड़ा ज्यादा है. सो अगर आपको इस कंपनी का डिटेल्ड 5G एनालिसिस एंड रेटिंग जानना है, डू सब्सक्राइब टू स्टॉकोमीटर प्लस. आपको कहीं भी इतना कंसाइज एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ओवर 300 कंपनीज नहीं मिलेगा. इसके अलावा इफ यू वांट टू नो इफ दिस कंपनी इज पार्ट ऑफ आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, डू सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज ऑन आवर वेबसाइट. यू कैन यूज द कूपन कोड हैप्पी दिवाली टू गेट अ 60% डिस्काउंट ऑन ऑल आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स. सो प्लीज डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.